हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमितेश। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल इजी यूपीएससी में। जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे एंशिएंट टाइम के बारे में। दैट मीन्स प्रिमिटिव लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। कैसे पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में एक नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल मनुष्य नोमैडिक लाइफ जीता था। इधर उधर घूम के वो फूड गैदरिंग करता था, हंटिंग करता था, पेड़ों पे रहता था, केव्स में रहता था, डरता था थंडर स्टॉर्म से, एनिमल से। फिर उसने आग की खोज की, एक्सीडेंटली आग की खोज हुई, फिर उस आग से उन्हें और बेनिफिट मिला। फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे उनका नॉलेज बेस बढ़ता गया, वो एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करते गए, उन्होंने पशुपालन भी स्टार्ट किया। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एक नॉर्मल पर्सन, एक प्रिमिटिव आदमी नोमैडिक लाइफ से एक विलेज में सेटल्ड लाइफ की तरफ आगे बढ़ता है। उसी कड़ी में आज हम देखेंगे कि कैसे सेटल्ड लाइफ से एक नॉर्मल आदमी, एक नॉर्मल प्रिमिटिव पर्सन सिटी लाइफ की तरफ बढ़ा। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे सिटी लाइफ के बारे में, दैट मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ओके, क्या हुआ जब नॉर्मल मनुष्य, नॉर्मल पर्सन स्टार्ट किया विलेजेस में रहना, तो क्या हुआ, वहाँ पे 10-15 फैमिलीज होती थी जो एक साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उन गाँव को चारों तरफ से फेंस किया जाता था, मतलब चार दीवारियाँ बना दी जाती थी, और उनके खेत जो होते थे वो उन चार दीवारियों के बाहर रहते थे। वो खेती करने जाते थे और फिर रात के समय, शाम के समय अंदर आते थे गांव में, चार दीवारियों के से अंदर। वहाँ गेट पे वो आग जलाते थे और सुरक्षित होकर बैठते थे और रहते थे, अपना जो भी करना होता था वो करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो आप, मैं यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिखाता हूँ बना के कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो क्या होता है। आप देखिएगा, मान लीजिए एक पैच ऑफ लैंड है, यहाँ 3 विलेजेस है। अब ये 3 विलेजेस में क्या होता है कि एक गांव में खेती होती है, सभी लोग खेती में इन्वॉल्व हैं। जो दूसरा गांव है, यहाँ खेती भी होती है, बट उसके साथ कुछ क्राफ्टमैन भी हैं जो पॉटरी का काम करते हैं, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। और तीसरा जो गांव है, यहाँ मेटल वर्क होता है, मतलब यहाँ कॉपर के बर्तन बनाए जाते हैं, कॉपर के औजार बनाए जाते हैं। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुआ, जहाँ खेती होती थी, तो आप ऐसा देखो कि जहाँ पहले गांव में 10 फैमिली थी, वो कुछ खेती करती थी, बट अब वो पॉपुलेशन बढ़ गया, अब यहाँ 50 फैमिलीज आ गई। जब 50 फैमिली मिल के खेती करेगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, और जब प्रोडक्शन इतना होगा कि उनके नीड से ज़्यादा होने लगेगा, तो वो क्या करते हैं, फिर जितना उन्हें ज़रूरत है फूड की उतना वो कंज्यूम करते हैं, और बाकी फूड को वो स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग के लिए, ले जाते हैं ट्रेडिंग के लिए। अब ट्रेडिंग कैसे होगा, क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेडिंग का कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट तो था नहीं। तब क्या होगा कि ये जब एक्स्ट्रा सरप्लस फूड जो लेके निकलेंगे विलेज से, अब दूसरे गांव में कोई जो पर्सन है, कोई जो फैमिली है जो खेती करती है और पॉटरी भी बनाती है, अब वो क्या करेगी कि वो अपनी पॉटरी ले आएगी इनके पास, और ये एक्सचेंज होगा। अब वो कहेंगे कि ऐसा करो, आप खेती छोड़ दो, आप केवल पॉटरी ही बनाओ, और आप मुझे पॉटरी दे देना, कुछ सरप्लस, कुछ मिट्टी के बर्तन दे देना, मैं उसके एक्सचेंज में आपको फूड्स दे दूंगा, फूड ग्रेन्स दे देंगे, तो ताकि आपका भी काम चलता रहे और मेरा भी काम चलता रहे। तो इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे। तो सिमिलरली जब ये धीरे धीरे ये एक्सचेंज वाला सिस्टम बढ़ता गया, तो एक ऐसा समय आता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ और एक्सचेंज जो ये हो रहा है, जो ट्रेडिंग हो रही है, ये इतना लार्ज स्केल पे होना स्टार्ट होता है, इतने बड़े स्केल पे होना स्टार्ट होता है कि ये जो सेंटर्स थे, ये 3 विलेजेस हैं, वो मिल जाते हैं और एक बड़ा सेंटर बन जाता है। और इस सेंटर में क्या होता है, इस सेंटर में अब केवल ट्रेडिंग होती है, मतलब बाहर की विलेजेस से लोग अपने सामान को यहाँ ले आते हैं, और ये जो सेंटर्स हैं, ये जो सिटी है, इसमें अब केवल क्राफ्टमैन रहते हैं जो खेती नहीं करते हैं। वो केवल मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स, आभूषण बनाते हैं, बीड्स के, सेल्स के, और फिर और भी मेटल वर्क होता है। तो ये यहाँ पे प्रोडक्शन होता है और वो फूड ग्रेन से एक्सचेंज करते हैं। तो हड़प्पा और मोहनजोदारो ऐसे ही सेंटर्स थे जहाँ पे ट्रेडिंग एक एक्सटेंसिव लेवल पे होता था, जहाँ से बाहर के गाँव में, आपने आई थिंक मोहनजोदारो की मूवी में देखा भी होगा कि वो नील को लेके जाते थे मोहनजोदारो में वापस वहाँ पे सेलिंग करने के लिए, उसके बदले में वहाँ से वो कुछ लेके आते थे। जैसे वहाँ पे करेंसीज चलती थी, सील्स, छोटे छोटे मिट्टी के सील बनाए जाते थे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पशुपति सील है, एक सील में ऐसा है कि वहाँ पे पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज लिखी हुई है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ऐसे वहाँ पे ट्रेडिंग होता था।
अब हम बात करेंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदारो की खोज कैसे हुई। तो हड़प्पा को 1921 में दयाराम साहनी जी ने खोजा था। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, दयाराम साहनी जी ने 1921 में हड़प्पा की खोज हुई। फिर उसके अगले साल दैट मीन्स 1922 में राखलदास बनर्जी जी ने मोहनजोदारो की खोज की थी। तो इसके अकॉर्डिंग जब नई सिटीज़ एक्सकेवेट होने लगी तो लोगों को और इंथुसियाज्म आया कि और ज़्यादा एक्सकेवेशन करते हैं, और एक्सकेवेशन होते गए और नई नई सिटीज़ मिलती गई। जैसे कि आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हो, चान्हुदारो जहाँ पे सिटाडल मिला है। दिस इज़ द ओनली सिटी जहाँ पे सिटाडल मिला है। सिटाडल क्या होता था अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर धौलावीरा हो गया, लोथल हो गया, राखीगढ़ी हो गया, कालीबंगन हो गया। सो ये सिटीज़ मिली हुई हैं जिन पे एक्सकेवेशन हुआ है। इनके बारे में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, आने वाले बुक्स में। जो अगली बुक का डिस्कशन जब हम करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस बुक में अभी आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया जा रहा है। तो उतनी ही नॉलेज को आपको दिया जाएगा जितना आपके लिए ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो। सो ये रहा आपकी सिटीज़ प्राइमरीली इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा गया, क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि जितनी भी सिटीज़ थी इनकी जो कल्चरल प्रॉपर्टीज़ थी, इनका जो ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट और प्रैक्टिसेस थी वो लगभग सेम था। सो इसलिए इसे एक पूरा सिविलाइजेशन मान लिया गया और इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दे दिया गया। इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले खोज हुआ था, इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसे बोला जाता है। नाउ अब आप ये सोचिए कि आपकी फुलफिलमेंट हो रही है सारे नीड्स की, मतलब आपको खाना पानी सब मिल रहा है, आपको का जीवन थोड़ा आरामदायक हो गया है। पहले क्या होता था, प्रिमिटिव लाइफ में वो घूमते थे, फूड को गैदर करते थे, तो वो अपना पूरा टाइम वो हंटिंग में, अपने आप को सुरक्षित रखने में व्यतीत करते थे। बट अब क्या हुआ कि लोगों के पास खाने की चीज़ें पर्याप्त है, अब उनके पास आराम का टाइम है। तो आराम का टाइम होगा तो कुछ लोगों के मन में कुछ क्यूरियोसिटी भी आएगी कि अच्छा सूर्य भगवान क्यों सूर्य क्यों पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है। सो सूर्य को उन्होंने भगवान माना था, तो कैसे आकाश नीला होता है, रात में आकाश काला क्यों हो जाता है, रात में आकाश में क्यों तारे चमकते हैं, टिम 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 क्यों लाइट आती है। ये सब चीज़ों के बारे में उनके दिमाग में आना शुरू हुआ। और फिर उन्होंने ये भी सोचा कि जो हमारे पास नॉलेज है हम इसको लिखते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियाँ आगे हमारी जो पीढ़ियाँ आएंगी वो इसे समझेंगी, इन्हें पढ़ेंगे, इनसे समझेंगी, इनसे इंस्पायर होंगी। तो इस तरह से राइटिंग स्किल की भी डेवलपमेंट हुई थी, इन्वेंशन हुई थी, जिसमें उन्होंने प्राइमरली पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया था। अब ये जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है ये अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है। दैट मीन्स अभी तक कोई इसे पढ़ नहीं पाया है। बट हाँ, इंडिया में जेम्स प्रिंसेप जो थे उन्होंने खरोष्टी और ब्राह्मी को डिसाइफर कर लिया था, बट इस स्क्रिप्ट को अभी तक डिसाइफर नहीं किया जा सका। तो बेसिकली उनके पास राइटिंग स्किल भी थी। सो अब बात करते हैं कि जो प्राइमरी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, पूरे सिविलाइजेशन का, उसकी बात हम करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ एक माइंड मैप तैयार किया आपके लिए ताकि आप एक कंसाइज फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाउसेस के बारे में, कि मतलब सिटी के बारे में, सिटी कैसा था। तो जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में अभी मैंने बताया आपको, चान्हुदारो जो जगह थी वहाँ पे सिटाडल मिला था। सिटाडल मीन्स एक ऊंचा पार्ट था, एक मान लो ये सिटी है, यहाँ एक ऊंचा पार्ट है और एक नीचा पार्ट, निचला पार्ट है। यहाँ ऊंचे पार्ट को सिटाडल बोला जाता था, जहाँ पे ऑफिशियल हाउसेस थे, कोर्ट्स थे, किसी एक किंग हो गया या फिर जो उस क्लैन का राजा होगा उसके हाउस था, कुछ रिलीजियस आप कह सकते हो रिलीजियस प्रैक्टिसेस, प्रेयर करने के लिए कोई जगह थी। इस टाइप की जगहें जो इम्पॉर्टेंट जगह थी वो यहाँ सिटाडल में थी। और जो लोअर पार्ट था यहाँ पे नॉर्मल क्राफ्टमैन हो गए, जो बाहर से ट्रेडर्स आए, उनके रहने के लिए चीज़ें थी। ये नॉर्मल आम आदमी लोग के लिए था। जैसे कि हड़प्पा में आपको आपने जानते होंगे हड़प्पा में ग्रैनरीज मिली थी। अब ये ग्रैनरीज क्या होती हैं? तो ग्रैनरीज क्या होता है कि जब एक्सेस प्रोडक्शन होता है तो मान लीजिए आप एक्सचेंज में, जब सिटी में कोई उस शहर में कोई एक किसान अपने फसल लेके आता है, आप एक्सचेंज करते हो उसको पॉटरी से, आप उस फसल को लेते हो और आप उसको स्टोर करते हो। तो स्टोर करने के लिए बड़े बड़े मिट्टी के और पत्थरों के बनाए गए थे, वहाँ पे मिट्टी और ईंटों के बनाए गए थे, आप कह सकते हो गोडाउंस बोल सकते हो, ग्रैनरीज थी अनाज रखने के लिए वो बेसिकली। तो ये हड़प्पा में मिली हैं।
मोहनजोदारो में भी मिली हैं, बट हड़प्पा में जो उनका साइज़ तो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी एक्सटेंसिव बेसिस पे थी। मोहनजोदारो में एक ग्रेट बाथ मिलता है। ग्रेट बाथ मतलब एक पवित्र स्थल था नहाने का, जो वो बोल सकते हो कि आप रिलीजियस जो बेदिंग होती है उसके लिए था वो स्पेसिफिकली। उसके साथ में कमरे भी बने थे ताकि कपड़े उपड़े आदमी बदल सके, इतने एडवांस थे वो। फिर हम बात करते हैं हाउसेस के बारे में, जो उनके घर कैसे थे। तो बेसिकली वहाँ पे 2 स्टोरी बिल्डिंग्स भी मिली हैं और पक्के ईंटों की, दैट मीन्स जो ईंटें जो मिट्टी के ईंट बनते हैं, जब उसे आग में पका दिया जाता है तो वो पक्के ईंटें बन जाते हैं, उसके घर मिले हैं, उनके भी अवशेष मिले हैं। सो बेसिकली जो घर थे उनमें कोर्टयार्ड हुआ करता था, आंगन हुआ करता था, जिसमें महिलाएं घर की खाना बनाती थी, पशुओं को बांधती थी। कहीं कहीं उनके आंगन में कुएं भी मिले हैं पानी पीने के लिए, पानी का यूज़ भी वो करते होंगे, और कहीं कहीं बाथरूम भी मिले हैं नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। और सबसे अच्छी बात जो उनकी अर्बन प्लानिंग थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की, कि वहाँ के शहर जो थे, वहाँ की शहर की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे डिवाइड करती थी, बाइसेक्ट करती थी। और इन सड़कों के साइड साथ में नालियाँ बहती थी, छोटी छोटी नालियाँ बहती थी, जो हर घर, उसके साथ लगे हुए हर घर उस नालियों से कनेक्ट थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अर्बन प्लानिंग कितनी एडवांस लेवल पे थी। सो ये था टोटल हाउसेस का स्ट्रक्चर। फिर आता है रिलीजन का। तो देखिए बेसिकली उस टाइम पे कोई किसी देवी देवताओं का बहुत वो नहीं था। ये तो आगे चल के इंद्र जी और विष्णु जी के बारे में आर्यंस जब आते हैं तो वो इसके बारे में डिस्कस करते हैं हमारे वेदास में। बट इसमें नेचर को ही गॉड माना गया, भगवान माना गया, उन्हीं की पूजा होती थी। जैसे मदर गॉडेस हमें खाना देती हैं, तो लैंड को भगवान मानते थे, मदर मानते थे, उनकी पूजा करते थे। कहीं कहीं उनके छोटे छोटे क्ले के टेराकोटा के फिगर्स भी मिले हैं मदर गॉडेस के। फिर वो सूर्य भगवान को पूजते थे। इस टाइप के वो नेचुरल रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे। फिर आता है फूड एंड क्लोथ्स। तो बेसिकली विमेंस कंघियाँ भी मिली हैं, कॉम्स, जिनसे वो बाल झाड़ते थे, बाल झाड़ती थी औरतें। ऑर्नामेंट्स सेल के, छोटे छोटे पत्थरों के ऑर्नामेंट्स पहनते थे, पुरुष भी पहनते थे, महिलाएं भी पहनती थी। कपड़े भी उनके पास वो टेक्नोलॉजी थी कि वो कपड़े बुन सकते थे, जैसे कि आप देख सकते हो स्पिनिंग एंड वीविंग वर देयर। फिर ट्रेड की बात आती है तो ट्रेड होता था उस टाइम पे। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था तो उसके साथ में और भी फॉरेन में, जैसे मिडिल ईस्ट में, ईरान, अफ़गानिस्तान में, नदर्न अफ़गानिस्तान में भी एक सिविलाइजेशन थी। फिर मेसोपोटामियन का सिविलाइजेशन हो गया। फिर इजिप्ट में जो मेसोपोटामिया था। फिर आपका सुमेर की सिविलाइजेशन हो गई। वहाँ कैस्पियन सी के आसपास में भी कुछ सिविलाइजेशंस थे। सो जहाँ से ट्रेडिंग होती थी। और स्पेसिफिकली ट्रेड होगा कैसे, तो ट्रेड होता था लोथल से। लोथल जो एक जगह थी आपका गुजरात में, वहाँ एक डॉकयार्ड था, मतलब पोर्ट था। वो पोर्ट के थ्रू अरब सागर और पर्शियन गल्फ के लगे हुए ट्रेडिंग होती थी। तो ऐसा हमें इसलिए ज्ञात है, ऐसे इसलिए पता है क्योंकि यहाँ के इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ सील्स मेसोपोटामिया में भी मिले हैं और वहाँ के कुछ सील यहाँ लोथल में भी मिले हैं। इसलिए लोगों ने एक अनुमान लगाया, ये कॉन्क्लूड किया कि हाँ ट्रेडिंग होती थी उस टाइम पे। फिर आता है आपका इन्वायरमेंट के बारे में। तो इन्वायरमेंट कैसा था, तो इन्वायरमेंट बेसिकली आप जानते हैं उस टाइम पे पूरा फॉरेस्ट था। और जो हमारा राजस्थान और सिंध का एरिया जो इस समय डेजर्टेड है, उस टाइम पे वो ह्यूमिड और मॉइस्ट क्लाइमेट थी, वो डेजर्टेड नहीं था, वहाँ पे खेती होती थी। क्योंकि तभी तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्रीकल्चर बेस्ड थी, वहाँ पे एग्रीकल्चर होता था। सो इस टाइप पे टोटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमने उसके बारे में डिस्कस किया इंडस वैली के। नाउ हम ये मैंने आपको एक लिस्ट दिया हुआ है जिसमें हर एक सिटी में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं उसके बारे में आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। बट आने वाले वीडियोस में मैं आपको विद फोटोज़ इसके बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी हम केवल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि काफ़ी फैक्चुअल स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिससे क्वेश्चन आता है। क्योंकि कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा में क्या मिला था, मोहनजोदारो में क्या मिला था, धौलावीरा में क्या मिला था, कालीबंगन में क्या मिला था। इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, हमेशा आते हैं, पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ हम बात करेंगे अब वैदिक एज के बारे में। जैसे कि हमने सिटी लाइफ के बारे में बात कर ली, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात कर ली। और ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन और डिटीरियोरेशन का अभी कोई स्पेसिफिक प्रूफ नहीं है। बट ऐसा माना, आपने मूवी में देखा होगा कि वो बांध टूट जाता है, वो
ख़त्म हो जाते हैं। बट ऐसे कि ड्रॉट पड़ जाता है, कुछ लोग का ये मानना है कि एक सीवियर फेमाइन आती है, सूखा बहुत बहुत गंभीर सूखा पड़ता है, जिसकी वजह से वो इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो जब वो ख़त्म हो गए तो वहाँ के लोग जो इंडस वैली में रहते थे अलग अलग सिटीज़ में, वो डिस्पर्स हो गए जगह जगह। कुछ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में चले गए, कुछ इंडिया में गंगेटिक प्लेन्स में चले आए, कुछ ऊपर हिमाचल प्रदेश साइड में चले गए, जम्मू कश्मीर साइड में चले गए, कुछ नीचे सदर्न पार्ट में आ गए। तो इस तरह से वो डिस्पर्स हो गए अलग अलग जगहों पे। फिर क्या होता है कि वैदिक एज आता है, जिसे हम वैदिक एज बेसिकली बोलते हैं, जिसमें आर्यंस आते हैं। अब आर्यंस कौन थे? तो आर्यंस बेसिकली नोमैड्स थे, और आप कह लें पैस्टोरलिस्ट थे। पैस्टोरलिस्ट मतलब जिनके पास नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा पशुएं थे, जो उन्हें लेके वो घूमते थे इधर उधर, उनके साथ वो उन पशुओं के साथ वो ट्रेडिंग भी करते थे। तो वो बेसिकली नोमैड्स थे, उनका कोई स्पेसिफिक जगह नहीं था रहने के लिए। तो उनके आने की भी अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो मिडिल ईस्ट से आए थे, कुछ लोग कहते हैं कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे, घोड़ों पे आए थे, उनके पास चैरियट भी थे, मतलब रथ भी थे उनके पास। तो वो एक बेसिकली एक नोमैड थे, जो जगह जगह घूम के अपने चीज़ों को, अपने पशुओं को ट्रेडिंग करते थे, पशुओं को बेचते थे और उससे अपना फुलफिलमेंट करते थे। तो जब वो आना शुरू हुए आर्यंस, तो आर्यंस एक बार में ही नहीं आए थे। आर्यंस आए तो कुछ आर्यन जो थे वो चले गए नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, और जो इंडिया में आए वो उन्हें इंडो आर्यन बोलते हैं। इंडो आर्यन बेसिकली आर्यन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो आर्यन लैंग्वेज बोलते हैं। आर्यन लैंग्वेज क्या था? तो आर्यन लैंग्वेज बेसिकली जो संस्कृत लैंग्वेज है उसी पे बेस्ड है। तो सॉरी, तो ये था उनका टोटल आर्यंस का टोटल कैरेक्टरिस्टिक, वो क्या थे और वो बेसिकली करते क्या थे और वो कहाँ से आए थे। अब वो जब इंडिया में आते, तो आप सपोज करो इंडिया में जब वो आएंगे तो यहाँ के नेटिव लोग भी होंगे, तो वो नेटिव लोगों से उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब जब नेटिव लोगों का से उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऑब्वियसली युद्ध होगा, और युद्ध होगा तो उनके पास चैरियट थे। और जब वो आए तो उस टाइम पे आयरन एज भी था। आयरन एज मतलब आयरन एज जो स्टार्ट होता है वो 1000 BC से स्टार्ट होता है, और जो आर्यंस आए थे वो 1500 BC में आए थे इंडिया में। तो जो अर्लियर आर्यंस थे उनके पास आयरन तो नहीं था, बट इसलिए वो जब आए तो वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ही बस गए थे इंडिया में, क्योंकि उनके पास वो इक्विपमेंट नहीं थे ताकि वो काट सके पेड़ों को। बट ओवर द टाइम 1000 BC में जब आर्यंस जो थे उनके पास जब आयरन आ गया, तो वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से मूव ऑन किए दिल्ली की तरफ, नॉर्दर्न दिल्ली, जहाँ सरस्वती नदी बहती थी उस टाइम पे, और वहाँ सेटल हुए। वहाँ पे उन्होंने तमाम हाइम्स जो थे, मतलब मंत्रों का उच्चारण किया, और वो मंत्रों के उच्चारण आगे चल के ऋग्वेद बना। वो जो मंत्रों को कंपाइल किया गया तो वो ऋग्वेद बना। तो फिर वहाँ उससे आगे वो बढ़ते गए, और उससे आगे बढ़कर वो जब गंगेटिक प्लेन में आए तो उनके पास लोहे थे, लोहे के एक्स थे, लोहे की कुल्हाड़ियाँ थी, उनसे उन्होंने पेड़ों को काटा, ज़मीनों को साफ किया, और वो वहाँ पे बस गए। पहले वो नोमैड्स थे, बट जब वो यहाँ आए, यहाँ के इंडिजिनस पीपल से, यहाँ के स्थानीय लोगों से लड़े, उन्हें पता चला कि यहाँ एक सेटल्ड लाइफ भी हो सकती है, हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। पहले वो नोमैड्स थे जो केवल पैस्टोरलिस्ट थे, वो अपने पशुओं को इधर उधर लेके घूमते थे। बट जब उन्हें पता चला कि हाँ हम खेती भी कर सकते हैं, तो उन्होंने खेती करना शुरू किया, एक सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किया, लोगों के साथ रहना शुरू किया, कुछ स्थानीय लोगों के साथ रहते थे। इसी तरह से लैंग्वेज मिक्स होना शुरू हुई, वहाँ के संस्कृत, वहाँ का आर्यन लैंग्वेज, यहाँ का स्थानीय लैंग्वेज जो मिक्स होने लगी। तो इस तरह से आगे की सिविलाइजेशन बढ़ी। तो जब वो आए, आर्यन आए, तो जो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के स्थानीय लोग थे, उनको उन्होंने दासास बोला, या दास्यूस आप बोल सकते हो, दायूस, मतलब बेसिकली वो स्लेव्स मानते थे। सॉरी, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उनका कल्चर अलग था। आर्यंस जो थे उनका कल्चर अलग था, वो अलग भाषा बोलते थे, वो अलग देवी देवताओं को पूजते थे। बट जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, मतलब जो हरप्पन कल्चर के जो बचे हुए लोग थे, या फिर और भी जो ट्राइब्स हुई, वो लोग अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग भाषा का प्रयोग करते थे, अलग भगवान को पूजते थे। तो जब उनके रिलीजियस और कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट के कारण आर्यंस ने इन्हें दास की संज्ञा दे दी थी, दास का रिकॉग्निशन दे दिया कि ये दास हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर चलता गया। और फिर जब वो सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट किए, तो हुआ ये कि जब वो सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे कोई पावरफुल पर्सन उस सेटल्ड लाइफ में, उस ट्राइब में, उस विलेज में देखिए, अभी जब आए वो सेटल किए तो सिटीज़ तो ख़त्म हो गई थी, अब फिर से विलेजेस का कॉन्सेप्ट आ गया था। छोटे छोटे विलेज थे, एक बड़ा ट्राइब था। सपोज करो एक ए ट्राइब है, इसके अंदर छोटे छोटे विलेजेस हैं, लोग रहते हैं इस ट्राइब में, और इन विलेजेस में आर्यंस सेटल हुए, और इन विलेजेस में
अगर वो कोई पावरफुल आर्यन हुआ तो वो इसका राजा बन जाता था, वो एक हेड करता था इसको। उसके बाद इन विलेजेस के बीच में और या कह लें अलग अलग ट्राइब्स के बीच में भी युद्ध होता था। तो जो एक आर्यन राजा बनता था, एक विलेज का बना, फिर ये दूसरे विलेज का एक हेडमैन बना, तीसरे विलेज का एक हेडमैन बना, इस तरह करके एक पूरे ट्राइब का हेड बनता था, एक पूरे ट्राइब का एक राजा बनता था। और वो जो डिसीजन लेता था, उसके जो डिसीजन मेकिंग थी वो इन ट्राइबल पीपल के डिसीजन के ऊपर बेस्ड रहती थी, मतलब उनकी बातों को पूरा सुना जाता था। एक टाइप का रिपब्लिकन गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि यही जो छोटे छोटे ट्राइब्स थे आगे चल के जनपद में क्रिएट होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, फिर जनपद से महाजनपद का कॉन्सेप्ट आता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो फिर ये जब आपस में ट्राइब्स कॉन्फ्लिक्ट करती हैं तो उसमें भी कोई एक दूसरे को मारते हैं, फिर कोई उसमें इमर्ज होता है, विक्टोरियस बनता है, कोई विजयी बनता है। तो इस तरह से और छोटी गांव फिर बड़े बड़े शहर में, बड़े टाउन में, फिर उससे बड़े शहर में कन्वर्ट होते जाएंगे। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उनके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे। तो देखिए, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू ट्राइब्स हेडेड बाई ए किंग और चीफ। दे वर फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर ग्रास लैंड्स। बेसिकली उनके पास पशु थे, तो वो पशुओं को चराने के लिए कोई ज़मीन चाहिए और उन ज़मीनों के लिए लड़ाई होती थी। दे वर पेस्टोरलिस्ट, दे नीड ग्रास लैंड फॉर ग्रीजिंग। किंग वर्क अकॉर्डिंग टू विशेस ऑफ ट्राइब्स टेकन इन समिटीज़। और मैंने बताया ना कि समितियाँ बनती थी अलग अलग विलेजेस की, जहाँ पे लोगों की बातों को सुना जाता था और उसके अकॉर्डिंग किंग जो था काम करता था। बट किंग एडवाइस भी लेता था, उसके अपने सेनानी थे, पुरोहित थे। सॉरी, पुरोहित क्या हुए? पुरोहित जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते थे, रिलीजियस सेक्रीफाइस करते थे। अब वो रिलीजियस सेक्रीफाइस, रिलीजियस प्रैक्टिस होता क्यों था और कैसे होता था? तो जैसे मैंने आपको बताया, जो वेदास बने थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये ओवर द टाइम बने हैं, बट उस टाइम पे केवल हाइम्स थे, उनका हाइम्स का कॉन्सेप्ट था, केवल मंत्रों का कॉन्सेप्ट था। तो ये जो पुरोहित होते थे वो उन मंत्रों का उच्चारण करके सभी की भलाई के लिए सेक्रीफाइस करते थे देवताओं को। वो इंद्र भगवान को सबसे फेवरेट मानते थे, क्योंकि वो मानते थे कि इंद्र भगवान सबसे मजबूत हैं और उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए वो इंद्र भगवान की पूजा ज़्यादा करते थे। फिर आता है ट्राइब्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल विलेजेस कॉल्ड ग्राम, परस्यूइंग एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट वर्क। विलेज वॉज डिवाइडेड इंटू फैमिलीज, ग्रुप ऑफ फैमिलीज वर कॉल्ड क्लैन एंड मेंबर ऑफ ट्राइब्स वर कॉल्ड जना। Family was patriarchal, but women were respected and some girls were educated also. Cow was considered valuable as man's life was valued as equal to 100 cows. So देखिए, काऊ के सेक्रेड होने का कॉन्सेप्ट उसी टाइम का है। उस समय सेक्रेड थी और इतनी वैल्यूएबल थी कि अगर कोई एक आदमी दूसरे आदमी की हत्या करता है तो उसे 100 गायें उसको सजा के तौर पे देना पड़ता था। फिर फैमिली जो थी वो पैट्रियार्कल थी, मतलब जो एक बूढ़ा व्यक्ति था, पुरुष था जो फैमिली का, वही हेड करता था। बट इसमें इसका ये मतलब नहीं हुआ कि महिलाओं के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था, महिलाओं को प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया जाता था। और कहीं कहीं ऐसा भी है कि गर्ल्स को प्रॉपर एजुकेशन मिलता था बॉयज़ के समानता पे। अब एजुकेशन की बात आती है तो एजुकेशन कैसे मिलता था? तो ये जो पुरोहित होते थे ये अपने गुरुकुल खोलते थे, जहाँ पे वो छात्रों को उन्हीं हाइम्स की प्रैक्टिस कराते थे कि कैसे हाइम्स का उच्चारण करना है, कैसे इनको यूज़ करना है सेक्रीफाइसेस के लिए। सो इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान दिया जाता था। फिर आता है आपका कॉन्सेप्ट कि लोगों का जीवन कैसा था। तो बेसिकली जो सोसाइटी थी वो 4 भागों में डिवाइड थी, 4 क्लासेस में डिवाइड थी। आपको पता होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो वैदिक डिवीजन था वो लेबर के, वो वर्क के ऊपर डिवाइडेड था, वो आई मीन बर्थ के ऊपर नहीं था। जैसे कि अब क्या हो गया कि जन्म के हिसाब से जो ब्राह्मण फैमिली में जन्मा वो ब्राह्मण हो गया, बट ऐसा उस टाइम पे था कि जिनकी बुद्धि ज़्यादा है, जिनके पास ज्ञान ज़्यादा है वो ब्राह्मण बनेगा, जिनके पास फिजिकल स्ट्रांगनेस ज़्यादा है वो एक क्षत्रिय बनेगा। तो उस टाइम पे वो लेबर के हिसाब से डिवीज़न था। फिर हम बात करेंगे कि वो क्या क्या पहनते क्या थे, कपड़े था तो नॉर्मल वही हड़प्पन कल्चर वाले कपड़े ही वो भी पहनते थे। फिर आता है कि उस टाइम पे चैरियट रेसिंग भी बहुत फेमस थी, मतलब रथों का दौड़ होता था जो अभी भी कई जगहों पे होता है। तो इस टाइप से वो अपना इंजॉयमेंट भी करते थे। फिर जैसे कि रिलीजियस सेक्रीफाइसेस होती थी, प्रीस्ट करता था, चैंटिंग हाइम्स ऑफ वेदास टू प्लीज गॉड। और फिर जब ये सब चीज़ें हो गई तो इनमें कुछ लोग और भी थे जो ये सोचते थे कि ऐसा क्यों है, भगवान कौन है, आई मीन ये धरती जो ये कैसे बनी है, अर्थक्वेक कैसे आता है, थंडरस्टॉर्म कैसे आता है। जो फिलोसॉफिकल एनालिसिस जो होती थी
उसके बारे में वो बात करना शुरू किए, उसके बारे में वो डिस्कशन करते थे, जो लेटर ऑन उपनिषद बना, जो वेद का पार्ट माना जाता है, वेद के अंत में इन्हें इंक्लूड किया गया है। तो ये पूरा था स्टोरी आपके वैदिक पीपल का, आपके जो आर्यंस आए थे मिडिल ईस्ट से या फिर वेस्टर्न एशिया से। सो ये एक पूरी स्टोरी थी। अब आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि महाजनपदा जैसे कि मगध कैसे बना, पांचाल कैसे बना, कौशल राज्य कैसे बना, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम मॉडर्न पीरियड के बारे में बात करेंगे, फिर हम गुप्ता पीरियड के बारे में बात करेंगे। सो इस तरह से ये सब चीज़ें इसी साइकिल में चलती जाएंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। सो प्लीज़ मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स को पुट डाउन कीजिए, हमें बताइए कि आप और क्या चाहते हैं। अगर आप पीडीएफ को इंक्लूड करवाना चाहते हैं तो मैं पीडीएफ भी इंक्लूड करूंगा इसमें। और भी कुछ चीज़ें जो आप सजेशन देना चाहते हो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं सबकी कमेंट पढ़ूंगा ऑब्वियसली। सो थैंक यू सो मच।